इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। लाडले भैया से लिपट कर किस कदर लाडली बहना रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही है। जिस भैया को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखने की उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश की बहनों ने जमकर वोट किया। 163 सीट मिलने के बाद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 3 तारीख के ऐसे परिणाम के बाद भी एक सप्ताह बाद उसी भैया की छाती से लिपट कर रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश के दर्द को खुलकर सामने रख रही हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनकी चर्चा जोरों पर होने लगी है। तो पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि भैया भले ही चुपचाप बर्दाश्त कर लें, लेकिन क्या बहनें भी चुपचाप किसी की दादागिरी बर्दाश्त कर लेंगी? इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्हें लेकर गजब गजब की बातें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जिन्हें देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कौन सी क्वालिटी है। इसके साथ ही मोदी सरकार के कुछ कारनामे भी दिखाएंगे जिसके बाद आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि सच में लोकतंत्र की अम्मा एक बार फिर से 2 इंच मोटी हो गई है। अच्छा, एक बात बताइए, धरना प्रदर्शन करना क्या अपराध होता है? और यदि होता है तो धरना प्रदर्शन करना बड़ा अपराध है या फिर राष्ट्र विरोधी कार्य करना? जवाब ढूंढते रहिए, थोड़ी देर में इस पर अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो खर्च किया है प्रचार प्रसार में, वो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करने वाला काम शुरू में ही कर लिया करिए। 2-4 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं होता। तो सबसे पहले न्यू इंडिया में विश्व गुरु टाइप की इस खबर को देख लीजिए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने पर नए नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के 100 मीटर के दायरे में धरना देना, भूख हड़ताल करना या झुंड बनाकर कोई मांग करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। यानी देश भर के कोने कोने से जो काबिल छात्र, चाहे वो जिस भी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों, जो सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़कर कुछ हासिल करना चाहते हैं, यदि उन्हें किसी भी तरीके से दबाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, तो वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते और यदि आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो 20,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। इस नियम में यह भी बताया गया है कि किसी शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन में एंट्री या एग्जिट गेट को ब्लॉक करने पर भी 20,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि जेएनयू परिसर में किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यानी भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन या विरोध करने पर 20,000 का जुर्माना और राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में शामिल होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। अब लोग ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन और विरोध करना जो कि लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के खिलाफ जुर्माना 20,000 का है और देश के खिलाफ काम करने का 10,000 का है। नियम बनाने वाले ने भी क्या खूब नियम बनाया है। सवाल यह भी उठता है कि क्या जिस यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र का स्वरूप किसी युवा के भीतर डाला जाता है, लोकतांत्रिक होने के लक्षण पैदा किए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी से ही गुलामी में जीने की आदत डलवाने की कोशिश हो रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहचान रही है कि देश के कोने कोने में हो रही गतिविधियों पर यहाँ के छात्र और लोग नजर बनाए रखते हैं। सरकार किसी की भी हो, यह विश्वविद्यालय हमेशा मुखरता से आवाज उठाता रहा है। शायद इसीलिए जिन्हें विरोध की आवाज पसंद नहीं है, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को आतंकवादियों का अड्डा घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। याद करिए, गोदी मीडिया के तमाम लपटजंडिसों ने मिलकर इसी विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आतंकवादी घोषित कर दिया। पता नहीं कौन कौन से नारे कन्हैया की जबान पर जबरिया चिपका दिए गए, जबकि आज तक उस मामले में कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यहां समझने वाली बात यह है कि आरोप तो किसी को सिद्ध करना ही नहीं था। असली खेल तो यह था कि जेएनयू के छात्र जो देश की समस्याओं पर आवाज उठाते हैं, उन्हें ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इस यूनिवर्सिटी को ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, उन्हें बदनाम कर दिया जाए, ताकि देश की जनता उनकी आवाज सुने ही ना। एक तरफ पूरी की पूरी भाजपा, उसके समर्थक और गोदी मीडिया के लपटजंडिस जेएनयू को आतंकवादियों का अड्डा बताते हैं, दूसरी तरफ सरकार उसी विश्वविद्यालय को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी देती है। कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाया जाता है। वहीं भाजपा सांसद की ही पत्नी जो कन्हैया कुमार की सहपाठी रह चुकी हैं, उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि कन्हैया तो उस वक्त वहां थे ही नहीं और ऐसी कोई नारेबाजी भी नहीं हुई। यानी मंशा साफ है कि जो भी सवाल उठाता है, जो कटघरे में खड़ा करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, जो जनता की आवाज बनता है, उस पर कोई भी आरोप लगाकर गोदी मीडिया के गिद्धों से उसके चरित्र को नचवा दीजिए। बाकी भक्तों की टोली तो तैयार ही कर दी गई है किसी को भी देशद्रोही और आतंकवादी बताने के लिए, बुलाने के लिए। जो काम मुखर विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ किया गया, वही काम विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ भी हुआ, डिस्क्रेडिट करने वाला। लेकिन एक बार फिर से लोकतंत्र की अम्मा मजबूत होती हुई दिखी है, 2 इंच मोटी हो गई है। कैसे हुई है देख लीजिए। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सामना में एक आर्टिकल लिखा था जिसे लेकर उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अपने इस लेख में संजय राउत ने कहा था कि हम पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। अमित शाह ने कुछ दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी
टिप्पणी की थी, क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा? हमारे देश में लोकतंत्र है और कई नेता बयान देते हैं, अगर लोग ऐसा करेंगे तो इसके खिलाफ मामले दर्ज करें और फिर उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि उन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी बात को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताते हुए भाजपा नेता ने संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। अब इन बातों में आपके अनुसार आपत्तिजनक क्या हो सकता है, अपमानजनक क्या हो सकता है, दूरबीन लगाकर ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद से ही लगातार सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्षी नेताओं को जानबूझकर किसी भी बात के लिए कानूनी शिकंजे में फंसाने का प्रयास चल रहा है, ताकि जब मौका मिले किसी को भी लपेटा जा सके, संसद से बाहर करने का बहाना मिल सके या फिर जेल भेजने का रास्ता भी बनाया जा सके। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग यहां तक लिखने लगे हैं कि पिछले दिनों संजय राउत को यूं ही उठाकर जेल में ठूस दिया गया, और यूं ही शब्द मैं यूं ही अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। खुद अदालत ने जमानत देते हुए संजय राउत के मामले में कहा था कि इन पर तो कोई केस ही नहीं बन रहा था, जबरिया उठा के ठेल दिया, फिर भी महीनों तक जेल में रखा गया। तो लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी, संजय सिंह, महुआ मोइत्रा के बाद अब संजय राउत का नंबर है? बाकी लोकतंत्र की अम्मा खूब मोटा रही है, टेंशन मत लीजिए। एक बात और बता दें, पिछले दिनों झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश पकड़ा गया। इस कांग्रेस सांसद का नाम है धीरज साहू। कुछ दर्शक यह सवाल उठा रहे थे कि आपने इस मामले पर क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं दिखाया, क्यों इस पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि लाइव वीडियो में मैंने इस पर बात की थी। तो यहां पर मैं आप सबके सामने एक बात साफ साफ रखना चाहता हूं, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी खबरें रोजाना आती हैं। पहली बात तो यह है कि हम हर मामले पर चर्चा कर लें, यह संभव नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हर मामले पर हम चर्चा करें यह जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि जनता तक हर मामला पहुंचना जरूरी है, वो हमारे माध्यम से पहुंचे या फिर किसी अन्य के माध्यम से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिन मुद्दों पर गोदी मीडिया खामोश हो जाता है, जिन्हें छुपा लेता है, उन पर अच्छे से बात की जाए। अब चूंकि 300 करोड़ का ये मामला कांग्रेस सांसद से जुड़ा हुआ था, तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया और देश के प्रधानमंत्री तक इस मुद्दे को उठा रहे थे, 2 कदम आगे बढ़कर इस पर चर्चा हो रही थी, यानी ये बात लोगों तक पहुंच रही थी। तो फिर हमारे द्वारा इस मुद्दे पर बात करना न करना महत्व नहीं रखता। जिस मामले पर गोदी मीडिया 2 कदम आगे बढ़कर अपना काम कर रहा हो, मीडिया का कर्तव्य निभा रहा हो, उससे भी 4 कदम आगे चला जाए, तो उस मुद्दे पर हम बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। जबकि जिन मामलों पर गोदी मीडिया सन्नाटा मार जाता है, उसकी जबान बंद हो जाती है, वहां बोलना जरूरी होता है। जैसे पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री का बेटा कथित तौर पर वीडियो कॉल पर करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कर रहा था। उस मसले पर गोदी मीडिया की जबान पर ताला लग गया था, इसलिए हमने उस पर लगातार चर्चा की, सवाल पूछते रहे। तो बात भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हो, कांग्रेस से हो या फिर अन्य किसी राजनीतिक दल से हो, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष के खिलाफ कहीं कुछ मिलता है तो गोदी मीडिया की जिम्मेदारियों से भी 2 कदम आगे बढ़कर निभाता है। तो इसलिए ऐसे मामलों पर हम बात ना भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। जनता प्रमुख है, जनता को सारे मामलों की जानकारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस सांसद के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए, उम्मीद है कि उनकी अच्छे से जांच होगी, इलाज होगा, सजा मिलेगी, जो भी चोरी चकारी हुई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू को वॉशिंग मशीन में डालकर साफ नहीं किया जाएगा, उन्हें भाजपा ज्वाइन करवा के हरिश्चंद्र घोषित नहीं किया जाएगा। यदि कहीं कुछ गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद खर्चा पर चर्चा करेंगे। यानी राजनीतिक दल और खासकर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर प्रचार करने में कितना लंबा चौड़ा खर्च कर रही है, इस पर बात करेंगे। अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से मुलाकात कर रहे हैं और इन मुलाकातों में बहनें उनसे लिपट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि आप सबके चहेते हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बहनों ने आपको चुना है, हमने आपको चुना है, मध्य प्रदेश से कहीं मत जाना। इस पर शिवराज सिंह कहते हैं कि मैं भी कहां जा रहा हूं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया कि आपने कहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, इस पर शिवराज सिंह चौहान जवाब देते हैं कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना समझूंगा, यानी मर जाऊंगा लेकिन कुछ मांगूंगा नहीं। अब इन बातों का लोग अलग अलग तरीके का मतलब निकाल रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये दबी हुई क्रांति है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी खासकर 2024 के चुनाव से पहले और चुनाव में ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। आखिर शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्यों कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, मरना अच्छा होगा लेकिन मांगूंगा नहीं। यहां पर किससे कुछ मांगने की बात हो रही है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। आगे शिवराज सिंह का कहना है कि मामा का रिश्ता प्यार का है, भैया का रिश्ता विश्वास का है, दोनों को टूटने नहीं दूंगा। वहीं मध्य प्रदेश में जब से नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव को सामने किया गया है, तभी से हर तरफ एक ही आवाज उठ रही है कि मामा के साथ धोखा हो गया। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के आलोचक भी लिख रहे हैं कि अन्य पार्टियों को भाजपा के नेताओं से सीखने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान लगातार इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, इस बार के चुनाव में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की, पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलवाई, मगर फिर भी पार्टी के आदेश को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। न कोई बगावत की आवाज, न कोई नाराजगी। बहुत सारे लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया
और सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ ज्योतिरादित्य जैसे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी ही पार्टी को तोड़ दी, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी किनारे लगाए जाने पर सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पर सवालिया निशान भी है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहनों के भैया ने भले ही चुपचाप स्वीकार कर लिया हो, फिलहाल कुछ ऐसा न बोल रहे हो, बगावत न कर रहे हो, लेकिन क्या बहनें भी भैया के साथ हुए इस व्यवहार को चुपचाप स्वीकार कर पाएंगी? 3 तारीख को जब से मध्य प्रदेश के चुनाव का परिणाम आया, तब से गोदी मीडिया एक ही लहर बना रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहन योजना चलाई, उसी की वजह से वहां की महिलाओं ने भर भर के वोट दिया और लोगों ने मामा पर भरोसा जताया। तो सवाल यह है कि यदि मध्य प्रदेश की महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट दिया है, यदि वहां की महिलाओं और अन्य लोगों ने भी मामा पर भरोसा जताया, तो फिर मामा के साथ जब इस तरीके से कथित धोखेबाजी की गई, यानी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो क्या मामा की सारी भांजियां, भांजे और भैया की सारी बहनें इसे चुपचाप स्वीकार कर पाएंगी? शिवराज सिंह चौहान से लिपट कर रोते हुए जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से तमाम महिलाएं उन्हें पकड़ के बिलख रही हैं, उनके आसपास खड़े लोग, तमाम लोग रो रहे हैं, खुद शिवराज सिंह चौहान भी अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पा रहे हैं। क्या ये सभी लोग मामा के साथ हुए इस व्यवहार को यूं ही भुला देंगे? पार्टी के अनुशासन के नाम पर भले ही कोई कितनी भी पीठ थपथपा ले, लेकिन दिल के भीतर जो कसक होगी, क्या वो शांत रह पाएगी? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी पद दे दिया जाए, वो सीएम के समक्ष तो हो नहीं सकता, समकक्ष तो हो नहीं सकता। इन महिलाओं को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि भैया मध्य प्रदेश से मत जाना। शिवराज सिंह कह रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मध्य प्रदेश में तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही नहीं, बल्कि कई लोगों को एक साथ निपटा दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री को विधायकी का चुनाव लड़ने भेजा गया, कैलाश विजयवर्गीय को भेजा गया, जो खुद कहते हुए दिखे थे कि चुनाव लड़ने की 1% इच्छा नहीं है, मगर पार्टी का आदेश है तो लड़ूंगा। एक झटके में तमाम सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर अब उन्हें विधायक बनाकर छोड़ दिया गया है। यानी 1-1.5 महीना पहले हमने अपने वीडियो में जो कहा था, बहुत सारे सांसदों को विधायकी इसलिए लड़वाई जा रही है ताकि 2024 में इन लोगों की दावेदारी खत्म कर दी जाए। यदि ये जीत जाएंगे तो विधायक बनकर रहेंगे, और हार जाएंगे तो किस मुंह से सांसदी का टिकट मांगेंगे? कहा जाएगा कि विधायकी नहीं जीत पाए तो सांसदी का खाक जीतोगे। कहीं ना कहीं वो कहानी 100% सही होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्य नेताओं को सोशल मीडिया की चर्चाओं में उतना महत्व नहीं मिल रहा है जितना शिवराज सिंह चौहान को। यह परम सत्य है कि मध्य प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो वो है शिवराज सिंह चौहान, चाहे आप किसी भी पार्टी को उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा भाजपा समेत विपक्षी दलों के नेता भी ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसमें सबसे बड़ा हाथ शिवराज सिंह चौहान का रहा है। यह अलग बात है कि शुरू से ही पोस्टरों में उन्हें महत्वपूर्ण जगह नहीं दी गई, बाकी नेताओं के बराबर में रखा गया। और मुख्य नेता कौन होता है ये तो आप जानते ही हैं। एमपी के मन में शिवराज नहीं बल्कि एमपी के मन में मोदी कहा गया। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके की मेहनत की वो काबिले तारीफ थी, और अब जिस तरीके से वो किसी बगावत की तरफ नहीं गए, कोई नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं खुलकर, वो भी काबिले तारीफ है। मगर सवाल बार बार वही उठता है कि शिवराज सिंह चौहान ने ही चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, तो मुख्यमंत्री बनाने में दिल्ली ने तो उनका साथ नहीं दिया, उन्हें किनारे कर दिया। अब देखना यह है कि 24 में मामा दिल्ली का साथ देते हैं कि नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मामा यदि साथ देंगे भी तो मध्य प्रदेश के जिन लोगों ने मामा को पसंद किया था, जिन बहनों ने अपने भैया को पसंद किया था, क्या वो भी दिल्ली का साथ देंगी या फिर अपने भैया के साथ हुए इस व्यवहार का बदला लेंगी? पिछले कुछ सालों में शायद ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब विपक्षी दलों के लोग भी, विपक्षी पार्टियों के समर्थक भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए जाने को लेकर निराश दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको यह एहसास हो रहा है कि मामा के साथ ठीक नहीं हुआ है। यूट्यूब पर भी हमने लोगों से पूछा था कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जो हुआ क्या वो नाइंसाफी है? आप खुद ही देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। मुख्यमंत्री चुनने के मामले में एक बार फिर से मोदी शाह की जोड़ी ने सबको चौंका दिया और ऐसा नाम ढूंढ कर लाए जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि यही काम 2014 के बाद वाली भाजपा लगातार करती आई है। उत्तराखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, असम हो या फिर उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि दिल्ली की आंख में आंख डालकर बात करने वाला उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को पद पर बिठाया जाता है जिसका अपना कोई जनाधार न हो, अपना कोई वजूद न हो, जो दिल्ली के सामने चुनौती बनकर खड़े होने की हैसियत में न हो, यानी यस मैन हो, हाँ में हाँ मिलाने वाला हो। फैसले दिल्ली में हो और बैठाया हुआ आदमी सिर्फ साइन करने के लिए बैठा रहे। बहरहाल इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर समर्थकों को तो छोड़ दीजिए, जो उनके आलोचक हैं, जो घोर विरोधी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उदास दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोग डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को काट मिल गई है। तो सवाल यह है कि यदि यादव को मुख्यमंत्री बना देने से
यूपी बिहार के सारे यादव बीजेपी के साथ हो गए तो फिर शिवराज सिंह चौहान भी तो ओबीसी समुदाय चाहते हैं और उनका जो वर्ग है, क्या उस वर्ग के लोग नाराज नहीं होंगे? बाकी ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये तो आप 2024 में देख ही लेंगे। लेकिन जब से एमपी के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है, उन्हें लेकर तमाम पुरानी खबरें भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 11 जून की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि चुनाव परिणाम के 8 दिन बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना भी तो ऐसे व्यक्ति को जिस पर उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप लगे। सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीनों में से उनकी जमीन को लैंड यूज बदलकर अलग किया गया। इनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें वो गाली देते हुए, धमकी देते हुए और आपत्तिजनक बयान देते हुए दिख रहे हैं। क्या यही है मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी? ये वो खबर है, आप चाहें तो इसे रोककर विस्तार से पढ़ लीजिए। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भाजपा की तरफ से और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इन दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें ये लोग धकाधक गंदी गंदी गालियां देते हुए देखे जा सकते हैं। लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि क्या चुन चुन कर गाली देने वालों को मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान अटल आडवाणी की छतरी के नीचे वाले नेता रहे हैं और उस वक्त के जितने भी लोग थे, स्वर्गीय अरुण जेटली से लेकर स्वर्गीय सुषमा स्वराज तक, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी समेत तमाम जितने भी नेता हैं, उन सभी की भाषा जब आप देखेंगे तो अव्वल दर्जे की पाएंगे। हालांकि इसमें रविशंकर जी की भाषा हाल फिलहाल में कुछ बदली हुई दिखती है। जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है भीतर ही भीतर किसी बात को लेकर कुढ़े हुए हैं, भयंकर गुस्से में नजर आते हैं। बहरहाल पार्टी का अपना फैसला होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और हाल फिलहाल में यह बात साफ है कि दिल्ली उन्हीं लोगों को किसी पद पर बिठाने के काम में लगी हुई है जो 2024 में मदद कर सकें और चुनौती न बन सके। कहा जा रहा है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना देते तो 2024 में वो चुनौती बन सकते थे। क्यों बन सकते थे, हमने कई बार चर्चा की, तो उस चुनौती को पहले ही निपटा दिया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाल में जो चुनाव हुए हैं उसे लेकर लोक नीति सेंटर फॉर स्टडीज ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कितना पैसा खर्च किया। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने 94 लाख, कांग्रेस ने 92 लाख खर्च किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लगभग 80 लाख और कांग्रेस ने मात्र 5 लाख के आसपास ही खर्च किया। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने 94 लाख खर्च किया तो कांग्रेस ने मात्र 2 लाख के आसपास। यहां एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो खर्च बताया गया है ये आधिकारिक हैंडल से किए गए प्रचार का है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के जो ऑफिशियल हैंडल हैं उसका खर्च है। जबकि पिछले दिनों हमने आपको यह भी बताया था कि फेसबुक पर तमाम ऐसे पेज हैं जो बीजेपी के ऑफिशियल नहीं है मगर फिर भी काम बीजेपी के पक्ष में ही होता है। या तो ये अन्य विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके बारे में गलत सलत खबरें फैलाते हैं, नकारात्मक खबरें चलाई जाती हैं, या फिर भाजपा का समर्थन किया जाता है और उस पर भी जमकर पैसे खर्च किए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कौन लोग हैं जो गुमनाम रहकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हैं। यानी एक तरफ तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया का लश्कर है जो एक पक्षीय होकर काम करता है, ये आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी प्रचार करने में और पैसा खर्च करने में बीजेपी के आगे पीछे कोई नहीं है और कोई हो भी कैसे सकता है जब एक ही पक्ष के पास भर भर के इतना सारा पैसा हो, चुनावी बांड का ज्यादातर हिस्सा हो। जब एक ही पार्टी को मिलता है तो फिर बाकी लोग खर्च करेंगे तो कहां से करेंगे। इन सारी चीजों को देखने के बाद जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी यदि विपक्षी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को 40% के आसपास वोट मिल जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब एक तरफ तमाम जांच एजेंसियां हो, पूरा का पूरा मीडिया हो, तमाम संसाधन हो, तमाम संस्थाएं हो और भर भर के पैसा हो, झूठ का पिटारा हो, और दूसरी तरफ कुछ भी ना हो, तब भी यदि जनता इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों को वोट दे रही है तो ये अपने आप में एक कारनामा ही है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।